फिल्म की शुरुआत एक ऐसी धरती को दिखाते हुए होती है जहां 1990 का समय चल रहा था, जहां मिशेल अपने पेरेंट्स के साथ अपने छोटे भाई क्रिस को एक एलीट टेस्ट देते हुए देख रही थी। दरअसल क्रिस अपनी उम्र से ज्यादा तेज होता है। वो ऐसे सवालों को हल कर देता है जिसे आज तक कई बड़े प्रोफेसर भी हल नहीं कर पाए। आज भी क्रिस यूनिवर्सिटी के एक इक्वेशन को आधे समय में ही पूरा कर लिया और बाहर आकर अपनी बहन मिशेल को बताता है कि उसे यह टेस्ट काफी आसान लगा। क्रिश अपनी बहन को बताता है कि उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, वह अभी स्कूल में ही रहना चाहता है। पर उसकी इस इंटेलिजेंस को देखकर प्रोफेसर उसे यूनिवर्सिटी आने को बोलते हैं। बड़ी बहन होने का फर्ज अदा करते हुए उसे समझाती है कि उसे घबराना नहीं चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस एक दिन दुनिया बदल सकती है। यहाँ क्रिश भी अपनी बहन की बात मानता है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि दुनिया सच में बदल गई है। बड़े बड़े रोबोट्स जिसे इंसानों ने खुद के कामों के लिए बनाया है, अचानक से वह अपने हक की मांग करने लगते हैं। उन्हें आजादी चाहिए होती है इंसानों से और अपने लीडर मिस्टर पीनट्स के साथ मिलकर उन्होंने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। वह अब और इंसानों के लिए काम नहीं करना चाहते। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। सभी न्यूज चैनल पर खबर आने लगी कि सभी छोटे से बड़े रोबोट्स भागी हो चुके हैं। वह दुनिया भर में सड़कों पर निकलकर तोड़फोड़ करने लगे। प्रेसिडेंट के मना करने पर रोबोट्स ने न माने, जिसका अंजाम 2 सालों तक लगातार लड़ाई होती रही। रोबोट ताकतवर होने के साथ ही इंसानों को हराते जा रहे थे। तभी एक मशहूर वैज्ञानिक इथेन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की जिसमें इंसान रोबोट तक को हरा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम न्यूरो मशीन रखा गया। इसकी मदद से कोई भी इंसान इस मशीनों को पहनकर अपने दिमाग को रोबोट से जोड़ सकता है और उसे अपने शरीर की ही तरह इस्तेमाल कर सकता है। इस नई खोज की मदद से इंसानों ने आने वाले कुछ ही हफ्तों में रोबोट्स को न सिर्फ हराया बल्कि उन्हें बंदी भी बना लिया। जहां प्रेसिडेंट और रोबोट के लीडर मिस्टर पीनट के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रोबोट कभी भी इंसानों के इलाके में नहीं आएंगे और उन्हें एक दीवार के पीछे खाली रेगिस्तान में बंद कर दिया गया। जबकि जो काम पहले रोबोट किया करते थे वह काम इंसान इस न्यूरो मशीन की मदद से बड़ी आसानी से कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और 2 साल बाद हमें उस लड़की मिशेल को दिखाया जाता है जो अपने ट्रैकर से परेशान होकर अपने स्कूल के लिए निकलती है। अभी तक पूरी दुनिया बदल चुकी है। मिशेल के साथ के बच्चे उसी मशीन का इस्तेमाल करके पढ़ाई के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं। हालांकि मिशेल को यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उसे आज प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है, जहां प्रिंसिपल भी उसे यह कहती है कि मशीन लगाना जरूरी है। प्रिंसिपल उससे हमदर्दी रखती है क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट्स की वजह से मिशेल के पेरेंट्स और भाई क्रिस को मारा गया। पर मिशेल उन्हें बताती है कि गाड़ी के सामने हिरन आ जाने से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अब वह अकेली बची है, जिसके कुछ ही समय बाद उसे एक टीम नाम के आदमी ने अडॉप्ट कर लिया, जो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ज्यादातर न्यूरो मशीन से बाहर घूमता रहता है। आज भी मिशेल घर आती है और उस दिन को याद करती है कि कैसे उस एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार मारा गया और वह अकेली बची थी। तभी उसकी नींद बाहर से आ रही तेज आवाज से खुल जाती है। तभी अचानक से एक रोबोट मिशेल के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह घबराकर टीम को जगाती है, पर वह नहीं उठा। तभी मिशेल उस रोबोट से लड़ने लगती है, जहां उसे यह पता चलता है कि वह रोबोट तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उससे कुछ कहना चाहता है। वह उसे अपना दिमाग दिखाता है। जब मिशेल जोड़ देती है तो उसे वह बताता है कि वह उसका छोटा भाई क्रिश है। मिशेल उसकी बातों को नहीं मान रही होती है। तभी आवाज सुनकर टीम आ जाता है और उसे लगता है कि मिशेल ने ही रोबोट को छिपाया है, जहां वह मिशेल के समझाने पर भी नहीं मानता है और उसे धक्का दे देता है। तभी क्रिस का रोबोट उसे मारता है और दोनों टीम की कार लेकर आगे निकल जाते हैं, जिनका पीछा टीम का रोबोट भी करने लगता है। एक सुरक्षित जगह आकर जब मिशेल रोबोट से पूछती है कि क्रिस की बॉडी कहाँ है, तभी वह बोलता है कि एक लैब में। जब मिशेल लैब का पता पूछती है तो रोबोट को भी उसका पता नहीं मालूम होता है। वह उसे डॉक्टर एम के बारे में बताता है। तभी मिशेल को याद आता है डॉक्टर एम ने ही उसे बताया था कि उसका भाई मर चुका है, जहाँ क्रिस
क्रिस का रोबोट बताता है कि डॉक्टर एम को पता है कि उसकी बॉडी कहाँ है, इसलिए उन्हें पहले डॉक्टर एम को ढूंढना होगा, जो कि रोबोट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बंद है, जहाँ पर जाना इंसानों को मना है। पर मिसाइल अपने भाई के लिए रोबोट के साथ सफर पर निकलती है, जहाँ साथ रहने के बाद उन्हें पता चलता है एक ट्रक उस एरिया में जाता है, जहाँ वह उसका इंतजार करने लगी। जहाँ ट्रक आता है, जहाँ से एक आदमी किट बाहर निकलता है। दरअसल वह एक गन के सौदे के लिए आया था, पर जब दूसरे आदमी का बोट उससे सामान लेकर पैसे देने से मना करता है और उसे मारने जाता है, तभी किट का रोबोट हरमन उसे मार देता है। किट उसे थैंक्स करता है। जब वह लोग उस बोट को ठिकाने लगा रहे थे, तभी पीछे से मिसाइल और क्रिस का बोट उस ट्रक में घुस गए। जब किट और हरमन अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, तभी किट मिसाइल को देख लेता है और हरमन के साथ मिलकर दोनों को पकड़ लेता है। तभी मिसाइल उसे सारी बात बताती है और बोलती है उसे जोन में उसे भी जाना है, जहाँ किट को जाना है, तो वह उन्हें भी अपने साथ ले चले। अब किट भी मिसाइल की बात को समझता है और उसे ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी एक बोट मार्शल की एंट्री होती है, जिसका काम सभी रोबोट्स को ढूंढकर मारने का था। वह किड्स और मिसाइल से बोलती है कि उसे वह दोनों बोट दे दो। दोनों सरेंडर करने का नाटक भी करते हैं, जिससे रोबोट उस बोट पर हमला करके उसे डीएक्टिवेट कर सके। और मार्शल बड़ी ही चालाकी से दोनों को पकड़ लेता है। सभी के बीच एक लड़ाई होती है, जहां मार्शल उन पर भारी पड़ रहा था। तभी मिसाइल उसे फंसा देती है, जिससे उनका पूरा ठिकाना तबाह हो जाता है। किट मिसाइल पर गुस्सा होता है, पर वह अपने भाई को ढूंढने की जिद करती है, जिसकी वजह से किट हरमन के बड़े रोबोट को एक्टिवेट कर उस लोकेशन पर जाने लगते हैं, जहाँ हरमन उस छोटे हरमन का बड़ा वर्जन था, जिसके अंदर बैठकर उसे छोटा वाला हरमन कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने न्यूरो मशीन बनाया था। वह अब एक नए इन्वेंशन पर काम कर रहा है, पर उसकी लाख कोशिश के बाद भी वह फेल हो जा रहा है। तभी उसके दो जूनियर उसे आकर उसे रिपोर्ट भी देते हैं, कैसे वह जिस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वह डाटा सोर्स ही धीमा पड़ गया है। जिसे सुनकर इथेन और गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके बिना उसकी सारी न्यूरो मशीन बंद पड़ जाएगी। और खुलते हैं कहानी के असली पत्ते। दरअसल ये डाटा सोर्स कोई और नहीं, वही बच्चा क्रिस है, जो अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। इथेन ने उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया है, जिसकी मदद से अभी तक वह सारी मशीनें बनाता रहा है। यानी कि जो रोबोट वार में जीतने के लिए मशीन बनाई गई थी, वह भी क्रिस की ही थी। अब जब क्रिस ने उसकी टेक्नोलॉजी का यूज कर खुद को एक रोबोट से कनेक्ट करके मिसाइल के पास चला गया, इसलिए इथेन उसके ब्रेन पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब इथेन को क्रिस के रोबोट को जल्द से जल्द पकड़ कर लाना होगा, जिससे वह उसकी पूरी ब्रेन पावर का यूज कर सके। उसी ने मार्शल को क्रिस के रोबोट को पकड़ने को कहा था, जिसमें मार्शल उनका पीछा कर रहा था, जिसके बदले में इथेन मार्शल को एक ऊंची पोस्ट दिलवा देगा। मूवी के अगले सीन में हमें हरमन को दिखाया जाता है, जिस पर रोबोट्स हमला करते हैं और उन सबको पकड़कर अपने मास्टर के पास ले जाते हैं, जो कि कोई और नहीं मिस्टर पीनट होते हैं। जब मिसाइल उन्हें पूरी बात समझाती है, तो मिस्टर पीनट उसे डॉक्टर एम के जून में ले जाने को तैयार हो जाते हैं। वह लोग मिस्टर पीनट की कार में बैठकर रवाना होते हैं, जिसे पीछे से मार्शल भी देख रहा था। कई घंटों के सफर के बाद वह लोग डॉक्टर एम के लोकेशन पर पहुंच गए, जहां उन्हें चारों तरफ से रोबोट्स घेर लेते हैं। वह लोग भी हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी डॉक्टर एम क्रिस के रोबोट को देखकर अपने रोबोट को शांत करता है। डॉक्टर एम को देखते ही मिसाइल उनसे पूछने लग जाती है, जब मेरा भाई जिंदा था तो आपने झूठ क्यों बोला, और उसके भाई क्रिस की असली बॉडी कहाँ है? यहाँ से डॉक्टर एम मिसाइल को पूरी सच्चाई रिवील करना शुरू करता है, कैसे इंसानी आर्मी जो रोबोट से जंग कर रहे थे, तभी उन्हीं एक्सीडेंट में आए लोगों में उन्हें क्रिस मिला, जो कि पूरी तरह से मरा नहीं था, जिसका ऑपरेशन करते वक्त वह जल्दी ही समझ गए कि क्रिस का दिमाग आम इंसानों से कई गुना डेवलप्ड है और वह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बारे में जब आगे सूचना इथेन को मिली, तो तभी से वह एक ऐसी मशीन बनाने लगे जिसकी मदद से वह क्रिस को बिना मारे उसके दिमाग का इस्तेमाल कर सके। क्रिस की ही मदद से न्यूरो मशीन भी बनाई गई।
जिसके बाद क्रिस की सच्चाई दुनिया को ना पता चल सके, इसलिए उसने पहले मिशेल फिर बाकी सबको झूठ बोला कि क्रिस मारा गया था। डॉक्टर एम आगे बताते हैं कि उस घटना के 13 महीने बाद क्रिस को जब होश आया तब उसने डॉक्टर एम से मदद मांगी, जहाँ डॉक्टर एम ने तरस खाते हुए क्रिस की मदद की ताकि वह अपने माइंड को एक रोबोट से लिंक कर सके। हालांकि वो रोबोट उस फैसिलिटी से बहुत दूर था और क्रिस को भी नहीं पता था कि वह किस फैसिलिटी में है। इसलिए क्रिस के रोबोट ने जब मिशेल से मिला तब उसे खुद को नहीं पता था कि उसकी बॉडी कहाँ है। यानी कि डॉक्टर एम ने क्रिस को उस रोबोट से जोड़ा और खुद वहाँ से भाग गया क्योंकि इथन उसे जान से मार देता। तभी मिशेल गुस्से से उससे क्रिस की बॉडी की लोकेशन पूछती है। तब डॉक्टर एम उसे बताता है क्रिस की बॉडी इथन के सबसे सिक्योर लैब में है, जहां वह सभी बात कर ही रहे थे। तभी मार्शल वहां आ जाता है। सभी को बाहर भेजकर मिस्टर पीनट मार्शल से अकेले लड़ने लगता है। जब बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं तभी मार्शल के और भी सोल्जर आकर उन पर हमला करने लगते हैं, जहाँ वो डॉक्टर को मारकर क्रिस के रोबोट को लेकर चले जाते हैं। अगले ही पल हमें रोबोट को इथन के लैब में दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस की रियल बॉडी भी थी। हालांकि अब मार्शल को क्रिस के लिए बुरा लग रहा था। जब मार्शल उसे रोकने की कोशिश करता है तब इथन उसकी बेइज्जती करके उसे बाहर भेज देता है और क्रिस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ रोबोट जोन में उनका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। मिस्टर पीनट के भी पार्ट डैमेज हो चुके थे, पर वह फिलहाल जिंदा थे। वही किड मिशेल को समझाता है कि हमें सीधे मेन लैब में जाकर उसके भाई को ढूंढेंगे। वह उसे यह भी बताता है कि ये रोबोट्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं। जब जंग में वह रोबोट्स को मारते हुए घायल हो गया था तभी एक रोबोट हरमन ने उसकी जान बचाई थी। वह इंसानों के गुलाम नहीं बनना चाहते, दरअसल वह खुद की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तभी से हरमन और वह साथ हैं। उन्हें डॉक्टर एम के रोबोट से पता चलता है कि यह सारे बोट्स जिसे इथन इस्तेमाल कर रहा वह क्रिस के दिमाग से जुड़े हुए हैं। तो अगर वह क्रिस के ब्रेन से उस कनेक्शन को हटा देते हैं तो वह टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देगी। इसका पता चलते ही सारे रोबोट्स इथेन को हराने के लिए मिशेल और किट के साथ निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब इथेन क्रिस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू ही करता है तभी किट हरमन के साथ आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मिशेल अपने भाई के पास जा सके, जहां लड़ाई शुरू होती है और मिशेल भी साइंटिस्ट के रोबोट के साथ मिलकर अपने भाई के पास जाती है। उधर इथेन ने भी अब अपना स्पेशल बोर्ड निकाल लिया था जिसे सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता था, जिससे वह सभी को मारने लगता है। वहीं बाकी रोबोट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरी ओर मिशेल एक डिवाइस से अपने भाई से दूसरे वर्ल्ड में मिलती है, जहां उसका भाई उसे दुखी होकर बताता है कि उसी की वजह से यह सब हुआ है, इससे अच्छा वो मर जाता। क्रिस अपनी बहन से वादा लेता है कि वह उसके शरीर से वह सारे प्लग हटा देगी, जिससे वह मर जाएगा और यह तबाही रुक जाएगी। वैसे भी इंसान ना पर वह एक रोबोट बनकर कुछ समय अपनी बहन के साथ बिता चुका है, तो उसे अब किसी बात का दुख नहीं है। मिशेल को भी अपने भाई की जिद के आगे झुकना पड़ता है और वह उसकी बात मान जाती है, जहां वह बाहर आकर अपने भाई के लाइफ सेविंग डिवाइस को बंद कर देती है, जिसके ऐसा करते ही सारे बोट्स डीएक्टिवेट होकर गिरने लगते हैं। जहां इथेन के पास मिस्टर पीनट जाते हैं और एक नई डील करने को बोलते हैं। फाइनली ये रिवील हो जाता है कि कैसे इथेन ने एक बच्चे के साथ गलत किया, जहाँ मूवी के आखिरी सीन में मिशेल एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और लोगों से बोलती है न्यूरो टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से दूर कर रही थी, हमें रियल वर्ल्ड में रहकर चीजों को महसूस करना चाहिए, साथ ही हमें रोबोट्स को आजादी देनी चाहिए जिससे वह हमारे साथ आसानी से रह सके। यहाँ रोबोट्स और इंसानों की लड़ाई भी खत्म हो गई थी। इसी के साथ यह मूवी यहीं एंड हो जाती।